नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि भाई नीति निर्देशक सिद्धांत है वो कौन से भाग से लिए गए हैं। भाग 4 से लिए गए हैं। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है। इन सभी अनुच्छेद को हमें याद रखना है और वो भी 5 मिनट में, जिसको आप कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रटना नहीं है, समझना है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, क्या इसका अर्थ है, कैसे इनका वर्गीकरण किया है, एक एक आर्टिकल को हम डिटेल से पढ़ेंगे। समाजवादी सिद्धांत है वो कौन से हैं, वर्गीकरण में गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, किस विचारक ने क्या बोला है इसके बारे में, इसकी आलोचना क्यों की गई है, किसने की है आलोचना, ये भी बात करेंगे हम। देखिए, जो हमारे थिंकर्स होते हैं या फिर कोटेशन होती है, उनसे रिलेटेड आजकल एग्जाम में बार बार ट्रेंड हो गया है कि किस विचारक ने किसके बारे में क्या कहा है। तो जैसे ये केटी शाह की कोटेशन है, ये भी बार बार बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इसलिए हम एक एक विचारक को भी पढ़ेंगे। इसमें क्या इसकी उपयोगिता है, ये कौन से विचारक हैं इससे रिलेटेड, इसको भी देखेंगे। मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या टकराव है, कौन से इनसे रिलेटेड संविधान संशोधन हुए हैं जिसमें क्या बात की गई है, इन सभी को हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने नीति निर्देशक सिद्धांत को बताया 36 से लेकर 51 तक और कंप्लीट कर दिया, नहीं, हम इसकी एक एक बात करेंगे और वो अभी आपको याद भी करवाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनका वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में किया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन है और आयरलैंड के संविधान से इनको अपनाया गया है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमारे अंबेडकर जी हैं। इन्होंने इनके बारे में क्या बोला है कि नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। तो ये हमें याद रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में, क्योंकि एग्जाम में कोटेशन बार बार पूछी जाती हैं और इनको रटना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए ये हमने शॉर्ट में बनाया है ताकि आप अंबेडकर जी की पूरी लाइन न याद रखते हुए सिर्फ आप इसको याद रखें कि भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में किसने बोला है, भीमराव अंबेडकर ने। जीएन जोशी ने क्या बोला है, सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम। नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है, सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम है। ठीक है, तो सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम आप जोश से याद रख सकते हैं। जोश में आदमी सर्वांगपूर्ण कार्यक्रम करता है, सभी काम करता है, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। और जो हमारे MC छागला जी हैं, इन्होंने तो बोला है कि यदि इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कर दिया जाता है हमारे देश में, तो ये हमारा देश है वो पृथ्वी पर स्वर्ग बन जाएगा। अब पृथ्वी पर स्वर्ग की बात किसने की है, MC छागला ने। गोखले ने बोला है कि ये एक ऐसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता विद्यमान हो। तो ये तो हमने जो 3-4 विचारक हैं उनकी बात की है कि किसने क्या बोला है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संघ और राज्य को अपनी नीतियां बनाते समय इन आदर्शों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे कि ऐसे उद्देश्य और ये जो पवित्र इच्छाओं का वर्णन हो, इसके अकॉर्डिंग देश चले। तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं, किसी भी जो देश की सरकार है, चाहे वो संघ सरकार है या राज्य सरकार, अपनी नीतियां बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखे, ताकि कभी किसी की सरकार बनती है, आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की थी, फिर आगे किसी और की भी हो सकती है। तो कोई भी सरकार आए, उनको ये निर्देश ताकि अपनी नीतियां बनाते समय वो इनको ध्यान में रखें। तो इनका अर्थ ये है कि कोई भी सरकार होगी वो नीतियां बनाते समय इन निर्देशों को ध्यान में रखेगी। अब देखते हैं हम इनका वर्गीकरण कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इनका वर्गीकरण किया गया है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में किसकी बात की गई है कि राज्य की परिभाषा। देखिए, हम मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 12 हमने पढ़ा था, वो किससे रिलेटेड था, राज्य की परिभाषा से रिलेटेड। कि राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है, चाहे संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर
हमारी समस्त सरकार, स्थानीय सरकार हो, सभी किसके अंदर आते हैं? राज्य की परिभाषा के अंदर। तो अनुच्छेद 36 है वो क्या बात करता है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 है वो क्या कहता है कि इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए हम क्या नहीं ले सकते? न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। जैसे मौलिक अधिकार यदि हमारे छीनते हैं तो हम न्यायपालिका जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसमें हम न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। तो राज्य की परिभाषा देखिए, शुरुआत होता है तो परिभाषा से, ऐसे ही मौलिक अधिकार का भी अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा से शुरुआत होती है, ऐसे ही इसमें भी 36 है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है। 37 को आप ऐसे याद रखेंगे, शरण नहीं। 37 शरण नहीं, से 37 और से शरण नहीं, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि इसको लागू करने के लिए न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते। 38 को एक, ऐसे 38 ऐसे एक, 38 एक कल्याणकारी राज्य की। जैसे ही 38 आपके जुबान पे आएगा, आप देखेंगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। इनका उद्देश्य क्या है? कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि ये जो इस न्याय की जो बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, हमने प्रियम्बल में भी पढ़ चुके हैं जिसमें न्याय की, तो उसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। पहले तो आप इन 3 अनुच्छेद को याद रखेंगे, उसके बाद हम इनको अलग अलग याद करेंगे। 36 राज्य की परिभाषा, 37 शरण नहीं, किसकी? न्यायपालिका की, 38 एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों अनुच्छेद याद हो गए होंगे। अब जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है समाजवादी सिद्धांत। देखिए, कुछ ऐसे हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है, जो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने की बात करते हैं, ताकि और लोकतांत्रिक समाजवाद है। ऐसा समाजवाद नहीं है जो मार्क्सवादी समाजवाद होता है जिसमें एक बुर्जुआ वर्ग होता है, एक सर्वहारा, ऐसा समाजवाद नहीं है, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाजवाद है जिसका लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना और एक कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करना। तो ये जो हमारा समाजवाद है, इससे रिलेटेड कौन से अनुच्छेद हैं? तो 38 की बात हम कल्याणकारी राज्य में कर चुके हैं। अब 38(2) आता है, आय की असमानता को कम करना और अवसरों की असमानता को कम करना। देखिए, जो अवसर है, सभी को समान अवसर मिले। आय की जो असमानता है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, तो आय की असमानता। देखिए, 38 से तो था एक कल्याणकारी राज्य, और 38(2) ऐसे 38 और ऐसे आय की असमानता को कम करना और अवसर की असमानता को भी कम करना। तो 38(2) को आपको ऐसे याद रखना है। अब बात आती है 39 के फिर पार्ट हैं ABCD, इनको हमें कैसे याद रखना है? 39 से आप बात करेंगे 39A। देखिए, 39A है, ये 39A आजीविका, ऐसे आजीविका। 39 को आपको याद रखना है, ऐसे आजीविका, अपना निर्वाह करने का अधिकार। कि भाई क्या है? प्रत्येक नागरिक को अपना निर्वाह करने के लिए आजीविका कमाने का अधिकार है। बी से भौतिक, देखिए बी है 39B से भौतिक। भौतिक साधनों का विभाजन इस प्रकार से हो कि जन कल्याण। ऐसा नहीं है कि कुछ एक जो लोग हैं उन्हीं को सारे संसाधन मिल जाए, नहीं, बल्कि भौतिक संसाधनों का विभाजन इस प्रकार से हो कि सभी लोगों का भला हो सके। सी स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और डी से धन व उत्पादन कुछ व्यक्तियों के हाथ में ही इकट्ठा ना हो। अब यदि आप इनको ऐसे याद रखेंगे तो आप जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे, आपको तुरंत क्लिक करेगा, तुरंत याद आएगा कि क्या बताया था। 39A से आजीविका, देखते ही आप क्लिक कर देंगे। बी से भौतिक संसाधनों का विभाजन, सी से स्त्रियों और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन, और डी से धन, आपको पता है डी से धन व उत्पादन का जो कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में इकट्ठा ना हो। तो ये अनुच्छेद हमारा 39 हमने पढ़ा है। अब 39A, देखिए 39A आप 2 में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये है छोटे ABC और ये है आपका बड़ा A, जो कि बाद में जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसको
जोड़ा गया है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के हमारे जो तीनों ही अनुच्छेद हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा 39A है, हमारा 43A है और हमारा 48A है। तो इस प्रकार जो हमारे ये तीन 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे ए करके, उनको आपको याद रखना चाहिए क्योंकि वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हमें देखना है 39A क्या कहता है, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। देखिए समान न्याय मिले सभी को और गरीबों को निशुल्क कानूनी सुविधा मिले। भाई कई ऐसे वर्ग हैं जो अपना वकील नहीं कर सकते, उनके ऊपर केस चलता है काफ़ी लंबे समय तक, 10-20 रुपए की चोरी के इल्ज़ाम में भी उनको सालों साल जेल में रखा जाता है कई बार। तो क्योंकि उनके पास ना तो अवेयरनेस होती है और ना ही इतना पैसा होता है कि वो अपने लिए वकील कर सके, अपने आप को सही साबित कर सके। तो इसीलिए हमारा 39A बात करता है कि सबको समान न्याय मिले और निशुल्क कानूनी सहायता मिले। कोई अपना वकील खुद नहीं कर सकता गरीब व्यक्ति, तो सरकार उसको क्या करवाए, निशुल्क कानूनी सहायता दे। उसके बाद अनुच्छेद 41 बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा राज्य इनमें सहायता करे। तो देखिए बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा ऐसे में अंगहीन होने की स्थिति में राज्य अपनी शक्ति के अनुसार उसको सहायता दे, रोजगार दे, शिक्षा दे। तो इसके लिए भी इसमें बात की गई है। तो 41 से आपको याद रखना है बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा, इनमें राज्य क्या करेगा, मदद करेगा। 42 प्रसूति सहायता, राज्य क्या करेगा, राज्य काम के लिए न्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न करवाएगा, लोगों के लिए अच्छा जीवन उनका हो सके और अधिक से अधिक प्रसूति सहायता भी देने का प्रबंध करेगा ताकि सभी वर्ग हैं इसमें आगे। तो 42 से आपको याद रखना है प्रसूति सहायता और काम के लिए न्यायपूर्ण स्थिति। 43 है वो मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर और छुट्टियों का भी प्रबंध करे। भाई देखिए मजदूर हैं वो भी चाहते हैं कि अपना विकास हो, उनका भी जीवन का स्तर अच्छा हो और छुट्टियों का भी प्रबंध हो, क्योंकि इंसान कोई मशीन तो है नहीं कि लगातार काम करते रहेंगे, ताकि वो अधिक से अधिक इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो अब हमें यहाँ तक इनको याद रखना है। 36 में हमने राज्य की परिभाषा, 37 में शरण नहीं, 38 में कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अब ऐसे जो हमने अनुच्छेद पढ़े हैं जो समाजवादी सिद्धांत से संबंधित है। 38 में आय की असमानता, 39 में ए में हमने क्या, आजीविका, बी में भौतिक साधनों का विभाजन, सी स्त्रियां, डी धन। ठीक है, ऐसे आपको शॉर्ट में इनको याद रखना है। 39A जो बाद में जोड़ा गया था, समान न्याय और निशुल्क कानूनी सहायता। 41 बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा। 42 प्रसूति सहायता। 43 मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, अच्छा जीवन स्तर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अनुच्छेद 43 का जो कि बाद में जोड़ा गया है, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की। भाई उद्योगों का जब प्रबंध किया जाएगा तो उसमें श्रमिकों को भी भागीदारी बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मालिक ही सारे डिसीजन ले, बल्कि उनके प्रबंध में श्रमिकों की भी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो ये था 43 का, जो कि ये भी 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, जिसको आप ध्यान रखेंगे। जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे तो एक बार लास्ट 5 मिनट में हम इनका क्विक रिवीजन करेंगे और आप अपने आप से मेरे साथ साथ बोलने लगेंगे जब तक आपको ये सारे याद हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है गांधीवादी सिद्धांत। ऐसे गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं? ऐसे सिद्धांत जो गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधी एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसका समर्पण गांधी जी के मन में था, और वो क्या कहते थे, इसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों में उन्होंने बताया कि कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं। अनुच्छेद 40 ये बार बार पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए जिसमें हमारा संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, तो ये किससे रिलेटेड था? गांधी जी बोलते थे कि भारत है वो गाँवों में निवास करता है, तो पंचायतों का विकेंद्रीकरण किया जाए, पंचायती राज का गठन किया जाए, ताकि ग्राम लेवल की जो समस्याएं हैं वो ग्राम के लेवल पे ही सुलझा ली जाएं। तो अनुच्छेद 40 है, ये गांधी जी ने इनका बहुत ज़्यादा समर्थन किया था। अनुच्छेद 43 है वो घरेलू दस्तकारियों की 29 है। जैसे कुटीर उद्योग की बात करते थे गांधी जी, छोटे उद्योग के लिए, ताकि अपने लेवल पे लोग क्या कहें, अपने लेवल पे लोग आत्मनिर्भर बन सकें।
अनुच्छेद 40 है वो SC ST और कमज़ोर वर्गों के लिए है, ताकि उसको भी सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। तो SC ST कमज़ोर वर्गों से रिलेटेड कौन सा है, उनके शोषण से बचाव से रिलेटेड 40 है। से 47 और से स्वास्थ्य। देखिए 47 है वो स्वास्थ्य और नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध। गांधी जी भी ये बात करते थे कि नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध हो और लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जा सके। तो 47 स्वास्थ्य। 48 है वो दुधारू पशुओं को मारने पर रोक। देखिए ऐसे पशु और पशुओं की नस्ल सुधारने का भी प्रयत्न किया जाएगा। तो पशु से 48 याद रखना है। जैसे आपने 48 पशु याद किया तो आपको देखते ही एग्जाम में याद आ जाएगा कि पशु को मारने पर रोक है। 47 स्वास्थ्य से याद रखें। 46 है वो SC ST वर्ग से या कमजोर वर्ग से। 43 घरेलू दस्तकारी या फिर कुटीर उद्योग है और 40 है वो ग्राम पंचायत। तो गांधी जी से संबंधित 40 ग्राम पंचायत, 43 घरेलू दस्तकारी, 40 SC ST, 47 स्वास्थ्य, 48 पशुओं से संबंधित है। ठीक है, ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत हैं। अब आगे बढ़ते हैं उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत कौन से हैं? ऐसे सिद्धांत जो उदारवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। उदारवादी विचारधारा कौन सी है? जिसमें हम बात कर सकते हैं कि जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो कि हमारे लोकतांत्रिक देश हैं, उनकी विचारधारा उदारवादी विचारधारा है। तो इससे रिलेटेड हमारा जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, एक समान सिविल संहिता। देखिए एक समान यानी कि समस्त भारत में सबके साथ एक समान व्यवहार नियम, यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू करने का यत्न किया जाएगा। 45 है वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, जिससे हमने मौलिक अधिकारों में भी अनुच्छेद 21 क में भी इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें भी, और ये नीति निर्देशक सिद्धांत में भी, तीनों में ही इनका वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो हमारे बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 86वां संविधान संशोधन इसमें किया गया है 2002 में, और 6 से 14 तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। अनुच्छेद 48 है वो कृषि और पशुपालन का संचालन कैसे हो? वैज्ञानिक आधार पर। अनुच्छेद 48A जो कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण और वन जीवों की हम क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे, कि भाई पर्यावरण को हम किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और क्या करेंगे? वन्य जीवों की भी रक्षा करेंगे। अब आता है अनुच्छेद 49 या 49, जिसको बोला जाता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले जो ऐतिहासिक स्मारक हैं हमारे, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका भी संरक्षण हम करेंगे। 50 पैसे 50 और पैसे पृथक्करण आपको याद रखना है। किसका पृथक्करण? न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो जैसे ही 50 देखें, 50 से पृथक्करण। बहुत सारे तो हमारे ऐसे आर्टिकल हैं जो नाम से ही याद हो रहे हैं, कोई बचते हैं एक दो, वो इधर उधर जब ऑप्शन आता है तो हम वो हमारे सही हो जाते हैं। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। देखिए 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सबसे लास्ट है, जिसमें बात की गई है कि भाई सभी राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण न्यायोचित संबंध बनाएंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो राज्य है अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों समझौतों का सम्मान करेगा। अपने जो फैसले हैं वो हम कैसे जो हमारे झगड़े हैं वो पंच निर्णय से हम सुलझाएंगे। तो इस तरीके की बात इसमें की गई है। तो ये हमने देखे हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। एक बार आप इनका क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपको जब वीडियो आपका जब कंप्लीट होता है तो फिर आप उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। 36 राज्य की परिभाषा, 37 न्यायपालिका की शरण नहीं, 38 कल्याणकारी राज्य की स्थापना, 38(2) ऐसे 38 आय की असमानता को कम करना। अब 39A आजीविका, 39B भौतिक साधन, C स्त्रियों पुरुषों को समान कार्य समान वेतन, D धन, 39A समान न्याय निःशुल्क कानूनी सहायता 42वां संविधान संशोधन, 41 बेकारी बीमारी बुढ़ापा, 42 प्रसूति सहायता, 43 मजदूरों के लिए अच्छा वेतन, 43 क प्रबंध, इसको भी अलग से याद रखना है कि प्रबंध में क्या भागीदारी किसकी? मजदूरों की। गांधीवादी है 40 ग्राम पंचायत, 43 घरेलू दस्तकारियों की 29 से रिलेटेड, 46 SC ST, 47 स्वास्थ्य,
48 पशुओं से रिलेटेड, उदारवादी 44 एक समान सिविल संहिता, 44 45 शिक्षा से संबंधित, 48 कृषि और पशुपालन, 48 ए पर्यावरण का संरक्षण, 39 राष्ट्रीय महत्व वाले, देखिए 50 का तो आपको पता है, 50 पृथक्करण, 50 से पहले 49 है उसको राष्ट्रीय महत्व वाले हैं और उससे बाद 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते हैं, इनकी सुरक्षा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो हमारे 36 से लेकर 51 है वो आपको अनुच्छेद याद हुए होंगे, और यदि कोई एक आध रह जाता है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बाद आता है कि हमारे ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इनका मूल उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करना इनका मूल उद्देश्य है। और ग्रेनविल ऑस्टिन है, इन्होंने इनके बारे में कहा है ये संविधान की आत्मा है। जैसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसको बताया था, जो अनुच्छेद 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वैसे ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अब इसकी आलोचना की है, क्यों आलोचना की गई है, क्योंकि इसके लिए हम न्यायपालिका में शरण नहीं ले सकते, और वो कौन से अनुच्छेद में पढ़ी थी हमने, 37 में, शरण नहीं। ठीक है, तो अब इनकी जो ये आलोचना है ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं, और जो ये केटी शाह की आलोचना है इसको तो बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा जाता है। केटी शाह ने क्या बोला है कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, एक तो आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, तो इन्होंने बोला है कि ये अतिरेक कर्मकांडी है, ये एक ऐसा चेक है जो बैंक में है जिसका भुगतान संसाधनों की अनुमति से ही संबंधित है। तो ये एक ऐसा बैंक है जो इसका जो चेक है वो बैंक में है, जैसे हम चेक लगाते हैं बाउंस हो जाता है, तो ये एक ऐसा चेक है जिसका कुछ अता पता नहीं है, अतिरेक कर्मकांडी है, बहुत ज़्यादा कर्मकांड दिए गए हैं इसमें, लेकिन वास्तव में कोई सरकार इनको फॉलो करती है या नहीं ये उसके ऊपर ही डिपेंड है। नसरुद्दीन ने क्या बोला है, इन्होंने इनके बारे में कहा है ये एक नव वर्ष के प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी में टूट जाते हैं। जैसे ही नया साल आता है हम क्या करते हैं, नए नए अपने रिजोल्यूशन बनाते हैं और बाद में क्या करते हैं, एंड तक आते आते वो समाप्त हो जाते हैं, तो ये उनकी तरह ही है। तो न से नसूरुद्दीन और न से नववर्ष, इनको याद ऐसे रख सकते हैं आप, बताया है। उसके बाद कृष्णमचारी ने क्या बोला है, कूड़ा घर, देखिए कृष्णमचारी ने क्या बोला है, भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर है, तो कूड़ा घर कृष्णमचारी। ठीक है, केसी वेहर ने क्या बोला है कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का सिर्फ घोषणा पत्र है, इसके अलावा ये कुछ और नहीं है। तो कृष्णमचारी भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर, वेयर लक्ष्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, आइवर जेनिंग्स बोला है कर्मकांडी आकांक्षा, और एन श्रीनिवासन ने इनके बारे में बोला है कि भाई ये एक तर्कहीन व्यवस्था है, ये न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं और न ही व्यवस्थित किए गए हैं। तो श्रीनिवासन ने क्या बोला है, न तो सही तरीके से वर्गीकृत किए गए हैं और न ही सही तरीके से व्यवस्थित किए गए हैं। आइवर जेनिंग्स ने इनके बारे में कहा है कि ये रूढ़िवादी हैं, ये 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित हैं। के संथानम ने बोला है कि इनमें संवैधानिक टकराव होगा, तो संथानम संवैधानिक टकराव किसके बीच, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच, राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच। तो संवैधानिक टकराव किसने बोला है, के संथानम ने बोला है। अब देखते हैं, ये तो हमने आलोचना कर चुके हैं, लेकिन आलोचना तो की है, लेकिन इसके बाद इसकी क्या कुछ उपयोगिता भी है या नहीं है। तो इसकी उपयोगिता के बारे में किसने क्या बोला है, सिंघवी ने बोला है कि ये संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था है। ऐसे ही ये ऑस्टिन की है, आप एक बार देख लेना, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंघवी की है। और BN राव ने बोला है नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षिक मूल्य वाला बताया है। MC सीतलवाड़ जो कि हमारे न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्होंने इसके बारे में, पूर्व जो हमारे महान्यायवादी सीतलवाड़ हैं, उन्होंने इनके बारे में क्या कहा है कि ये एक अनुदेशों की तरह है, मार्गदर्शक हैं सरकार के लिए, प्रस्तावना को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं और दिशा निर्देशित करते हैं। तो ये इनकी उपयोगिता के बारे में बताया है कि ताकि अलग अलग सरकार बनती हैं तो ये दिशा निर्देश दे। अब क्वेश्चन आता है जो हमारे लिए
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है वो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव। देखिए टकराव क्यों होता है, एक तो टकराव के पीछे कारण है कि भाई मूल अधिकार है वो न्यायोचित है और जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है वो गैर न्यायोचित हैं। दूसरी इनके बीच क्या है कि अनुच्छेद 37 को बोलते हैं कि भाई ये लागू करने के लिए न्यायपालिका को शरण नहीं ले सकते, तो इसमें भी इनका टकराव। अब दो तीन केस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंपाकम दोराई राजन मामला है 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अधिकार में टकराव में कौन प्रभावी होंगे, मूल अधिकार प्रभावी होंगे, कि यदि इन दोनों में टकराव होता है तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे। गोलकनाथ केस में बोला गया कि भाई नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा 25वां संविधान संशोधन और मिनर्वा मिल्स केस और 42वां संविधान संशोधन, इनको हमें ध्यान से देखना है। संविधान के 25वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राथमिकता दी गई मौलिक अधिकारों के ऊपर। जो नीति निर्देशक सिद्धांत को जो अनुच्छेद 39 है जिसको कि हमने पढ़ा था, 39 में क्या क्या पढ़ा था, ए से आजीविका, बी से भौतिक साधनों का जो है जो वितरण है वो ऐसे ना हो, सी से स्त्रियों और पुरुषों का समान कार्य के लिए समान वेतन, डी में धन और उत्पादन का वितरण, ये सारे हमने पढ़े थे। तो 25वें संशोधन में बात की गई है कि नीति निर्देशक सिद्धांत का जो अनुच्छेद 39 है उसको प्राथमिकता दी जाएगी किसके ऊपर, मौलिक अधिकारों के ऊपर। अब 42वां संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी ने किया था, इसने कहा था कि सभी नीति निर्देशक सिद्धांत है वो मूल अधिकारों से सर्वोच्च होंगे। तो उन्होंने सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों से सर्वोच्च बना दिया। उसके बाद आया ये तो 1976 में हुआ था, आपको पता है। 42वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, 25वां संविधान संशोधन, ठीक है। और मिनर्वा मिल्स जो केस आता है वो 1980 में। इन्होंने भी क्या किया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद बी और सी में क्या था, भौतिक साधनों का विभाजन, और सी में क्या था, स्त्री और पुरुषों को समान वेतन मूल अधिकारों से प्रधान है, बाकी मूल अधिकार इसके अधीन है। कि नीति निर्देशक सिद्धांत के जो अनुच्छेद 39 ही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय मूल अधिकारों के, बाकी मूल अधिकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस मूल अधिकारों के 14, 19, 31 तो आपको पता है संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त हो गया है। तो अनुच्छेद 14, 19 है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, 39 बी और सी। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि संतुलन का काम कौन करता है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच, संतुलन की बात किसने की है, मिनर्वा मिल्स केस में। तो ये हमने कुछ केस देखे हैं, हमने नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण देखा है, हमने क्या क्या देखा है, किस देश से लिए गए हैं, किसने इसकी आलोचना की है, किसने इसके बारे में उपयोगिता बताया है, इनके बारे में क्या इनका अर्थ होता है, ये सभी हमने नीति निर्देशक सिद्धांत में अपना जो ये चैप्टर है इसमें समझने का प्रयास किया है। तो आपको यदि चैनल पसंद आता है, आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप प्रज्ञानम क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही आपके लिए यूज़फुल वीडियो हम लेके आते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सहयोग ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।